कोर्ट से बाहर सेटलमेंट होगा थ्रू दी कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत के थ्रू। हाउ आर यू ऑल? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो कि है फर्स्ट हियरिंग। सीपीसी में फर्स्ट हियरिंग के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट हियरिंग क्या कब होती है, यानी कि जब प्लेंटिव अपनी प्लेंट और डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट जब फाइल कर देते हैं, उसके बाद में जो प्रोसीजर है आगे का किसी भी सूट में, तो उसके अंदर जो फर्स्ट हियरिंग होती है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जैसे ही एक प्लेंटिव है अपनी प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में और डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, तो वो दोनों मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, प्लीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो दोनों की दोनों। यानी कि जो प्लेंटिव की प्लेंट है और डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो हमने बना रखी है अपने इस चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर बात आती है प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग्स क्या है कि ये दोनों जो पार्टी हैं इनके बीच में जो डिस्प्यूट किस चीज़ के बारे में है, उस चीज़ को ये जो प्लीडिंग है वो क्लियर करता है। यानी कि जब प्लीडिंग्स होती है दोनों पार्टीज़ की तरफ से अपनी अपनी प्लीडिंग्स फाइल हो जाती है, यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, तब है जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट के सामने क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद में ये जो प्लीडिंग है इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करता है, इशू फ्रेम करता है कि जो दोनों पार्टी हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है वो किसके रिगार्डिंग है, किन इश्यूज़ के रिगार्डिंग है। तो वो चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करने के लिए मेन पॉइंट एक केस का, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो कोर्ट है यहाँ पर इशू फ्रेम करती है। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर 14 में दिए गए हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो फर्स्ट हियरिंग है ये कौन सी है, थर्ड स्टेज है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट बाय प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल होने के बाद में ये कौन सी स्टेज है, थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेज है, जिसके ऊपर एक केस के अंदर की कौन कौन से इशू हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उनको फ्रेम किया जाता है ताकि जो उसका सूट है वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से डिटरमाइन किया जा सके, या फिर उसको उसके अंदर क्या क्या राइट टू रिलीफ मांगे गए हैं, डिफेंडेंट के द्वारा कौन से डिफेंस लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो सके। इसके बाद में देखते हैं कि जो फर्स्ट हियरिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। वैसे देखा जाए तो सीपीसी में कहीं पे भी जो वर्ड फर्स्ट हियरिंग है वो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट हियरिंग किसको कह सकते हैं एक सूट की, वो है कि वो डे जिस दिन कोर्ट है जो प्लीडिंग है दोनों पार्टीज़ की, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उनकी जो प्लीडिंग्स हैं उनके अंदर जा कर के उनके जो कंटेंशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करती है, वो दिन है वो यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग कहते हैं। या फिर ऑन दैट डे, उस दिन ही इशू है वो फ्रेम किए जाते हैं उसके सूट के रिगार्डिंग। और इन केस जहाँ पर कोई भी सूट है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फ्रेम करने की, कोई भी किसी सूट के अंदर किसी भी तरह के इशू फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर है जो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे कि कोई स्मॉल का सूट है, उस दिन जो फर्स्ट हियरिंग कौन सी डे होगा, उस दिन जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट हियरिंग के दिन। जैसा कि हमने अपनी पिछली जो कुछ वीडियोस हैं उनके अंदर देखा था कि कोई भी जुडिशरी की जो मशीनरी है उसको सेट इन मोशन में लाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्लेंट की। यानी कि जैसे ही एक प्लेंट है वो फाइल होती है, तो यहाँ पर जो मशीनरी है वो सेट इन मोशन यानी कि शुरू हो जाती है, जो कि क्या है एक फर्स्ट स्टेज है ऑफ द शूट। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है, वो होती है रिटन स्टेटमेंट यानी कि WS, जो कि डिफेंडेंट के द्वारा अपने डिफेंस में फाइल की जाती है। उसके बाद में आती है थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेज, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो है फर्स्ट हियरिंग, जिस दिन यानी कि फ्रेम करना है इश्यूज़, उन इश्यूज़ को सेटलमेंट किस तरह से करना है, वो चीज़ें यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग के अंदर आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो दिन जिस दिन कोर्ट है अपने माइंड को अप्लाई करती है किसी भी केस में, या तो वहाँ पर फ्रेमिंग इशू करने के लिए या फिर कोई एविडेंस टेक करने के लिए, तो उस दिन को हम यहाँ पे उस सूट की फर्स्ट हियरिंग कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं कि जब डिफरेंटली फर्स्ट हियरिंग को हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडली हम इसको क्या मीनिंग दे सकते हैं फर्स्ट हियरिंग का। यानी कि फर्स्ट हियरिंग वो डेट है जिस दिन कॉल्ड आउट होता है कोई भी सूट हियरिंग के लिए, और रियली में वो जो कोर्ट है वो उस सूट के अंदर जाती है, न कि वो दिन नहीं है जिस दिन कोर्ट ने है जो केस है फिक्स किया गया हियरिंग के लिए,
और उस दिन जो कोर्ट है उस केस के थ्रू में जाती नहीं है, यानी कि उस केस के बारे में कुछ देखती नहीं, तो वो फर्स्ट हियरिंग नहीं है। जिस दिन कोर्ट है उस शूट के जो मैटर है उसके अंदर गॉन इनटू होती है, उस दिन को हम यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग कहते हैं, यानी कि जिस दिन वो इशू फ्रेम करती है। आई होप कि आपको मैटर क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर एक केस की भी बात की गई है। तो यहाँ पर एक केस है सिराज अहमद वर्सेस प्रेमनाथ का, जो कि 1993 का केस है। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग क्या है शूट की, ऑर्डिनरी उसे किसे माना जाएगा, वो माना जाएगा जिस दिन कोर्ट क्या है प्रपोज क्या करती है, तो अपना माइंड है वो अप्लाई करना चाहती है जिस दिन उस सूट के ऊपर, और उसके अंदर जो कंटेंशन क्या है, प्लीडिंग किस पार्टी के द्वारा किस तरह से की जाती है, उन डॉक्यूमेंट को देख करके जब इशू फ्रेम करती है उस दिन को वहाँ पर फर्स्ट हियरिंग कहा जाता है। तो ये था इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। अब देखते हैं इसके बाद में जो फर्स्ट हियरिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि यहाँ पर ऑर्डर 10 रूल 1 में डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट हियरिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग का? असर्टेन करना, क्या सुनिश्चित करना फ्रॉम द ईच पार्टी, यानी कि प्लेंटिफ है तो उसकी प्लेंट से, और अगर डिफेंडेंट है तो उसकी रिटन स्टेटमेंट में से उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, क्या उसकी प्लेंट के फैक्ट हैं या डिफेंडेंट के फैक्ट हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके वहाँ पर उन पार्टीज़ के जितने भी एलिगेशन हैं और फैक्ट हैं उनको असर्टेन करना, ये यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो कोर्ट है उसका टाइम है वो वेस्ट होने से बचाया जा सके और जो पार्टीज़ हैं उनकी मनी को भी सेव किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट हियरिंग का कंसेप्ट है वो ऑर्डर 10 रूल 1 में प्रोवाइड किया गया है, इसका यही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में आता है ADR के रिगार्डिंग प्रोविजन, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि ऑर्डर 10 रूल 1A 1B एंड 1C में जो कि एक अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं 1976 के अंदर, जो प्रोवाइड क्या करते हैं कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो मैटर है वो क्या होना चाहिए, जो कोर्ट है, यानी कि जो कोई केस है ये कोर्ट है उससे बाहर में ही सेटलमेंट हो जाए। बाहर कैसे सेटलमेंट होगा? कोर्ट से बाहर सेटलमेंट होगा थ्रू दी कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत के थ्रू। तो ये 3 जो प्रोसीजर दिए गए हैं, एक ADRs के जो सेंटर दिए गए हैं उनके थ्रू है, जो कोर्ट कहती है कि CPC कहता है कि अंडर ऑर्डर 10 रूल 1A B एंड C, रूल 1A 1B एंड 1C के थ्रू यहाँ पर जो कोई भी मैटर है वो कोर्ट के आउटसाइड ही जो कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत के थ्रू है वो सेटल्ड हो। लेकिन इन कंडीशन, अगर इन तीनों मेथड के थ्रू अगर कोई भी सूट है वो डिसाइड नहीं होता या सेटल नहीं होता, तो उस केस में जो मैटर है घूम फिर करके वापस कोर्ट में रेफ़र कर दिया जाता है, यानी कि फिर से कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है वो आ जाएगा और वो सूट है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उसी पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट आगे फिर उसे फर्दर प्रोसीड करेगी उस ट्रायल को। वहीं पर यहाँ पर जो रूल 2 है वो प्रोवाइड क्या करता है, ओरल एग्जामिनेशन के बारे में किसी भी पार्टी के, किस लिए? टू व्यू द एल्यूसाइड द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ सूट, सूट के जो है उसके अंदर मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी क्या है उसको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर ओरल एग्जामिनेशन का प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किया गया है। दोनों पार्टियों का यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट उस टाइम यहाँ पर असर्टेन करती है विद द प्रिसीजन द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट और जो लॉ है उनके प्रोपोजिशन क्या हैं जिनके ऊपर एक पार्टी है जो वेरी करती है, एंड ऑन सच क्वेश्चन या इश्यूज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड है टू बी फ्रेम, यानी कि उस दिन कौन कौन से क्वेश्चन उस सूट के अंदर रिक्वायर्ड हैं फ्रेम करने के लिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कोर्ट है जो बारीकी से यहाँ पर असर्टेन करती है कौन से लॉज के ऊपर या कौन से फैक्ट के ऊपर पार्टी है जो इन कंट्रोवर्सी है। तो जो मेन मैटर क्या है उस सूट का, कि पार्टी किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर क्यों कोर्ट में आई है, जो पार्टिकुलर टॉपिक है उसको यहाँ पर सर्टेन बाय द फ्रेमिंग ऑफ इशू किया जाता है। इन अदर वर्ड अगर हम कहें तो जो पार्टी है दोनों के बीच में, उनके बीच में रियल डिस्प्यूट क्या है वो भी कोर्ट इसी फर्स्ट हियरिंग पे ही असर्टेन करती है, और ताकि जो उनका सूट है
उसको नैरो डाउन किया जा सके, उसके एरिए को, जो उनका कन्फ्लिक्ट का जो एरिया है उसको नैरो डाउन किया जा सके, नैरो किया जा सके, ताकि जो टाइम है और मनी है जो पार्टीज़ की वो जो सेव की जा सके। एंड देखना है कि कहाँ पर जो दोनों की दोनों पार्टी है वो डिफ़र करती है, ताकि जो पार्टी है दोनों की दोनों, उनका जो ट्रायल है वो एक दूसरे को सरप्राइज़ ना करे। यानी कि दोनों पार्टी को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस मैटर के रिगार्डिंग, इस पार्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग है जो उनका जो सूट है उन्होंने फाइल किया है। ये ना हो कि जो सूट है वो इस पार्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग चल रहा है, बीच में ही उन्होंने पार्टिकुलर इस मैटर को सूट में डाल दिया, तो इस तरह से जो दूसरी पार्टी है उसको सरप्राइज़ नहीं करना। तो इसीलिए यहाँ पर जो फ्रेमिंग ऑफ इशू का जो मेन मकसद है वो किसी पार्टिकुलर सूट को नैरो डाउन करके एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो उनका रियल डिस्प्यूट है उस तक लाना ही मेन मकसद है इन प्रोविज़न को यहाँ पे सीपीसी में इंट्रोड्यूस करना। तो अब जो इशू क्या हैं या फ्रेमिंग ऑफ इशू किस तरह से होते हैं, ये सारे प्रोविज़न ऑर्डर 14 में प्रोवाइड किए गए हैं और उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो है जो जल्द ही आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप सोचते हैं कि ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव है और तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सके। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।